ISPCS एकेडमी की इस आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो ऑडियो 2 के बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे डचों की। तो जो डच थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डच ही थे भारत आने वालों के क्रम में। 1595-96 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान जो है वो पूर्वी जगत में पहुंचता है और सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि करने में इस जो दल है ये दल इसने सफलता प्राप्त की है। 1595 और 1601 के बीच में डचों ने पूर्वी जगत की करीब 15 सामुद्रिक यात्राएं की और 1602 ईस्वी में कई सारी डच कंपनियों को मिला के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना जो है वो की गई। इस कंपनी का जो मूल नाम था वो VOC था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। देखिए, जो लोग कॉमर्स साइड के हैं वो जानते होंगे कि कंपनी बनाने के लिए एक बोर्ड की आवश्यकता होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है। उसी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अंबाइना को ले लिया था और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज जो इंडोनेशिया में है में उनको हरा के अपना प्रभाव जो है वो डचों ने स्थापित कर लिया था। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 में इसके खंडरों पे बैटेविया नामक नगर बसाया। लंदन और द हेग जो हॉलैंड की राजधानी है उसमें सम्मेलन हुए थे 1611, 1613 और 1615 में। इसके फलस्वरूप डच और अंग्रेजों के बीच में ना 1619 में एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई, एक दोस्ती हो गई इनके बीच में। और 1623 में अंबाइना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्ण वध कर दिया गया। कब की बात है ये? 1623 की। इस अंबाइना नरसंहार के बाद इसे क्या नाम दिया गया? अंबाइना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित करना शुरू कर दिया। यानी कि डच जो है वो अपने आप को सीमित करने लगे मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में अपने आप को सीमित करना शुरू कर दिया। डच नौसेना नायक, नौसेना की जब भी मैं बात करूं तो आप इंडियन नेवी से समझिए, ठीक है। यहां डच नौसेना की बात कर रहे हैं, डच नेवी की बात हो रही है जो पानी के रास्ते लड़ते हैं, ठीक है। तो डच नौसेना नायक जो है वो वादेर हेग सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करेगा। दूसरी डच फैक्ट्री को पित्तोपुल्ली निजामपट्टनम में स्थापित किया गया था। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक और फैक्ट्री की स्थापना कर दी और इसे अपना मुख्यालय बना लिया। डचों ने यहां पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा जो थे वे ढाले। डचों ने 1616 में सूरत में और 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी। 1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1660 में गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई और 1663 में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई। औरंगजेब ने 1664 में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया था। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वेंगुल्ला डचों के मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। देखिए, यहां क्वेश्चन बन सकता है और यहां आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि जो पुर्तगाली थे, हमने भी पिछले जो ऑडियो था उसमें पढ़ा था कि लिस्बन जो था एक व्यापारिक राजधानी बन गया था पुर्तगालियों की, ठीक है, कुछ समय के लिए, करीब 2-3 साल के लिए व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो वे लोग क्या करते थे, मसालों में जो ज्यादा डील करते थे पुर्तगाली, लेकिन डचों ने क्या किया, मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। और बात यह कि ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से निर्यात किए जाते थे। देखिए, निर्यात करने का मतलब है कि जब आप भारत से किसी और देश में माल को भेजते हैं तो वो निर्यात है, एक्सपोर्ट। आयात क्या है? जब दूसरे देशों से माल आता है हमारे देश में, यानी कि भारत में जब माल हम रिसीव करते हैं वो होता है आयात, इंपोर्ट। इसको आप समझ लीजिए। 1759 में अंग्रेजों से बेदरा के युद्ध में जो है वो डच हार जाते हैं और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। तो आप ये समझ लो कि जो बेदरा का युद्ध है 1759 में हुआ था, यहां से ये तो पता चलता है। तो बेदरा का युद्ध कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से, इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे और इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अंग्रेजों की। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली आ गए, उसके बाद डच आ गए, उसके बाद आ गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों में क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों का जो आगमन है वो डचों के बाद हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्रम तो पता होना ही चाहिए, कई बार क्रम में लगाने के लिए भी आ सकता है। तो हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है अंग्रेजों वाली की, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ये मैंने आपको पहली जो मेरी ऑडियो है उसमें मैं बता चुका था आपको। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। ये इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों को ध्यान से सुन लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी। देखिए, इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन एक ही बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना ध्यान से। जैसे एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं, इसी तरीके से एक ही देश के कई सारे नाम हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो देखिए, वहां से अगर आप ज्योग्राफिकल, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैप होता है वर्ल्ड वाला, उसमें आप अगर देखेंगे तो ब्रिटेन से जो भारत है वो पूर्वी दिशा में पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो जो पूरब के जो द्वीप समूह थे, पूरब का द्वीप समूह कौन सा होगा? आपका एशिया। तो पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करने की योजना लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में
एक आयोजन किया एक सभा का, और उसमें योजना बनाई गई कि भाई पूरब के देशों के साथ व्यापार किया जाए, और 1599 में एक कंपनी का गठन किया। अब इस कंपनी का नाम क्या रखा उन्होंने? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 31 दिसंबर 16